Assalamualaikum students, I am your biochemistry teacher Aansa. Today's lecture is about another important topic for the metabolism of carbohydrates, and that is glycolysis. Now, what is glycolysis? Glycolysis means splitting of sugar molecule. अब ये फिगर है, ये लिपिन कॉड का फिगर है, और इसमें जो ग्लाइकोलिसिस का ओवरऑल जो पाथवे है उसके डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उसको मेंशन किया गया। तो इसमें एक जो पाथवे पूरा कंप्लीट जो है उसमें 10 रिएक्शंस हैं ग्लाइकोलिसिस में। इसमें एक जो रिएक्शन जब होता है तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो दूसरे रिएक्शन का वो सबस्ट्रेट बन जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन बिकम्स द सबस्ट्रेट ऑफ द नेक्स्ट। इस पाथवे में 10 स्टेप्स हैं और जो कंप्लीट पाथवे है उसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फेज में एटीपी की फॉर्मेशन, एटीपी की ब्रेकडाउन होगी, उसमें एनर्जी होती है जो इस पाथवे में डिफरेंट जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको ज़रूरत है वो एटीपी से प्रोवाइड की जाती है। उस फेज़ को हम इन्वेस्टमेंट फेज़ भी कहते हैं और also called as preparatory phase। और the next phase जो है that is called payoff phase और energy generation phase भी इसको कह सकते हैं। This pathway is employed by all tissues for the breakdown of glucose to provide energy and intermediates for other metabolic pathways. Now this pathway is important for the production of energy to the cell. अब इसमें जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी कुछ उसमें कंज्यूम भी होती है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में कहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट फेज है उसमें एटीपी जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है और उससे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो कुछ इसमें एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रही है। पायरुवेट जो है ग्लाइकोलिसिस के एंड पे जो ऐसा है कंपाउंड जो के एंड पे बनता है और ऐसे सेल्स में बनता है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई है, एडिक्वेट सप्लाई ऑक्सीजन की। और ये तमाम जो सीरीज़ है रिएक्शंस की, दिस इज कॉल्ड द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस बिकॉज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रीऑक्सीडाइज द NADH फॉर्म ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो NADH बन रहा है उसने आगे ETC जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसमें जाना है और वहाँ से फिर ATP की जनरेशन करनी है। Therefore, this is called aerobic glycolysis. Aerobic means कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पाथवे हो रहा है। Therefore, this is called aerobic glycolysis. Aerobic glycolysis sets the stage for the oxidative decarboxylation of pyruvate. जो एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA भी कहते हैं। तो उसके लिए जो मेजर फ्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम A, वो पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है। और ये तमाम जो प्रोसीजर है इसको हम एरोबिक कहते हैं। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है जो कि TCA में फिर उसका जो है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे रिएक्शन करता है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। और अगर वो TCA में नहीं जाएगा वो प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट है तो फिर उसके लिए एक और पाथवे है जिसमें वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको शिफ्ट कर देगा, एंड दैट इज कॉल्ड एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। वो अल्टरनेट पाथवे जिसमें पायरुवेट शंट हो रहा है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अल्टरनेटिवली पायरुवेट इज रिड्यूस टू लैक्टेट, वो लैक्टेट बनाता है एज NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD, और NAD जो है वहाँ NADH जो है वो NAD में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक अल्टरनेट पाथवे है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, एंड दिस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट इज कॉल्ड एनारोबिक glycolysis because it can occur without the participation of oxygen.
एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस किन सेल्स में होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है या उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्योंकि जो पायरुवेट है जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, उसमें एंटर होना है TCA में इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, ऑक्सीजन की उसमें डेफिशिएंसी है उस सेल में, या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उस सेल में, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो फिर उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उनके लिए एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ ATP इन टिश्यूज डेट लैक माइटोकॉन्ड्रिया और इन सेल्स डिप्राइव्ड ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन। यानी ऐसे सेल्स जिसमें ऑक्सीजन नहीं है या उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उनमें फिर ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो शिफ्ट हो जाती है एनारोबिक साइड पर। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस नहीं होता क्योंकि वो TCA में नहीं प्रोडक्ट को एंटर करवा सकते, वहाँ से एरोबिक जो है साइड वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और वो TCA में नहीं जाते, वाइल वो जो प्रोडक्ट एंड पे बनता है ग्लाइकोलिसिस के, डेट इज़ पायरुवेट, वो शंट हो जाता है एनारोबिकली और वो एनारोबिक रिएक्शन के थ्रू लैक्टेट की फॉर्मेशन करवाते हैं। देयरफॉर दैट इज कॉल्ड एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। Now in this figure you can easily see the difference between aerobic and anaerobic glycolysis. Aerobic glycolysis के steps हैं जो लेफ्ट साइड पर देखे जा सकते हैं। पायरुवेट अल्टीमेटली TCA में एंटर हो जाएगा, while in anaerobic glycolysis पायरुवेट ऑक्सीडेटिव उसकी जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो लैक्टेट की फॉर्मेशन होती है उससे, और उसमें NADH भी कंज्यूम हो जाएगी। ये डिफरेंस है दोनों ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट TCA में एंटर होता है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो जो TCA के एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, TCA साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो पूरा रिएक्शन, तो उन सेल्स में ये जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। Now the conversion of glucose to pyruvate occurs in 2 stages. लास्ट स्लाइड्स में मैंने ये बताया है कि ग्लूकोज पायरुवेट में जब कन्वर्ट होता है तो वो जो 10 स्टेप्स हैं सारे उस पाथवे के 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज कॉल्ड द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। द फर्स्ट 5 रिएक्शंस विद ग्लाइकोलिसिस कॉरस्पॉन्ड टू एन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जिसमें ATP की एनर्जी है और उससे वो ली जाती है और रिएक्शंस होते हैं। And subsequent reactions of glycolysis constitute an energy generation phase. Next जो reactions हैं वो एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट के लेवल पे वो फास्फोराइलेशन हो रही है, ATP की जनरेशन हो रही है सबस्ट्रेट लेवल, देयरफॉर दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है NADH और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल, दैट इज़ कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और ये रिएक्शंस में ही सबस्ट्रेट जो है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और उसी स्टेप पर ATP की अगर फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो ये 2 फेजेस हैं। फर्स्ट इज़ द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जिसमें एनर्जी ATP की ब्रेक डाउन हो रही है, एनर्जी यूज़ हो रही है और उससे वो रिएक्शंस होते हैं एनर्जी को यूज़ करके ATP की फॉर्म में। और नेक्स्ट जो फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी जनरेशन फेज़, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ATP की फॉर्मेशन होती है, और उन स्टेप्स को या उस फास्फोराइलेशन को सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। इस फिगर में दोनों फेजेस ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शंस की उसको समराइज़ किया गया। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब उसका एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है ATP से एनर्जी ली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। और जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दोज आर कॉल्ड द उन रिएक्शंस को एनर्जी जनरेशन फेज में रखा जाता है।
ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है और वो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है उसका। और जो नेट एनर्जी है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वो भी इसमें मेंशन की गई कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 एडीपी के मॉलिक्यूल्स भी 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और 2 एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में है वो भी रिड्यूस हो रहे हैं, उनमें भी एनर्जी कैप्चर की जाती है। तो इस तरह जो उसका नेट है गेन जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का है उसमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और इस साथ 2 एनएडीएस के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। ये उसका ओवरऑल जो है नेट गेन है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का। Now starting from the reactions of glycolysis, first reaction is the phosphorylation of glucose. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की phosphorylation मीन्स कि उसमें एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। अभी इसका स्ट्रक्चर है, इस फिगर में देखा जा सकता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल एटीपी से फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लेते हैं, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकोकाइनेज। दोनों एंजाइम्स इस रिएक्शन को कंडक्ट करवा सकते हैं, हेक्सोकाइनेज फिर ग्लूकोकाइनेज भी। कुछ सेल्स में हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट होता है, वाइल इन हेपेटोसाइट्स ग्लूकोकाइनेज वही एंजाइम वही है लेकिन उसकी आइसोमेरिक फॉर्म है कि वो ऑर्गन वाइज वो उसमें कुछ चेंजेस होती हैं, तो उसको हम हेपेटोसाइट्स में वही एंजाइम को हम ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसमें एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है उसकी 6th पोजीशन पर। हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो गया और वहाँ पे फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है, तो वो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। डी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है जिसमें इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। Now what is phosphorylation of glucose? This irreversible phosphorylation of glucose। अब ये रिएक्शन जो है लास्ट स्लाइड में अगर उसे देखें उसमें जो एरो है वो इरिवर्सिबल देखा जा सकता है, यानी कि वो दोनों साइड्स पर नहीं है, रिवर्सिबल एरो नहीं, इरिवर्सिबल है। इट्स मीन कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में अगर एक दफ़ा वो कन्वर्जन हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो बैक रिएक्शन नहीं हो सकता। और इसकी एक रीज़न है कि उसमें एक दफ़ा वो सेल में एंटर हो गया ग्लूकोज और अब वो साइटोसोल में एक एंजाइम है जो हेक्सोकाइनेज है जिसने उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट कमिटिंग दिस कंपाउंड और दिस रिएक्शन फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म इन द सेल। अब ये रिएक्शन आगे ही जाएगा, यानी ये जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अब बैक नहीं ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। So the irreversible phosphorylation of glucose therefore effectively traps the sugar। बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये उस शुगर को उसकी ट्रैपिंग कर लेगा कि वो जब रिएक्शन ग्लूकोज एंटर हुआ सेल में अब वो एक ट्रैप में आ गए और वो दोबारा जो है बैक जो है उसकी ट्रांसपोर्ट एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो सेल से बाहर या प्लाज्मा की तरफ जो है वो नहीं अब वापस नहीं हो सकता, वो यानी नहीं जा सकता। मेंबर्स हैव सेवरल आइसोजाइम्स। अब ये जो हेक्सोकाइनेज है ग्लूकोकाइनेज उसकी जो फॉस्फोरिलेशन ग्लूकोज की होती है तो उसके लिए बहुत से आइसोजाइम्स हैं, उसमें एक जो हेक्सोकाइनेज है हेक्सोकाइनेज बहुत सी शुगर्स अदर देन ग्लूकोज उसकी फॉस्फोरिलेशन में भी हेल्प करता है, वाइल जो ग्लूकोकाइनेज है वो हेक्सोकाइनेज का ही तरह का एक एंजाइम है विच इज आल्सो कॉल्ड हेक्सोकाइनेज डी और टाइप 4 हेक्सोकाइनेज भी इसको कहते हैं और ये हेपेटोसाइट्स में मोस्टली प्रेजेंट होता है। और इसका जो फीडबैक रेगुलेशन है वो डिफरेंट है हेक्सोकाइनेज से, इसकी केएम वैल्यू भी डिफरेंट है, वो बुक में मेंशन है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। Now the next reaction of the first phase of glycolysis that is called energy investment phase। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में जो सेकेंड रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस में दैट इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं
और इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है डेट इज कॉल्ड फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। ओके, आइसोमर्स बन रहे हैं, देयरफॉर एंजाइम इज आइसोमेरेज। एल्डोज शुगर है वो कीटोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट रिएक्शन में ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। अब सेकंड रिएक्शन में आइसोमेराइजेशन है, वही जो ग्लूकोज 6 फास्फेट था उसकी आइसोमेराइजेशन हो गई और एक आइसोमर बन गया उसी कंपाउंड का, डेट इज कॉल्ड फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। वो एक एल्डोज शुगर था ग्लूकोज से, while the fructose 6-phosphate is a ketose sugar. Isomerization of glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate is catalyzed by phosphoglucoisomerase. एक एंजाइम है जिससे आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो रही है, ग्लूकोज 6-phosphate फ्रुक्टोज 6-phosphate में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। फर्स्ट रिएक्शन जो मैं लास्ट स्लाइड में हमने देखा है वो इरिवर्सिबल है, जिसमें ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन है, तो वो रिवर्स रिएक्शन नहीं हो सकता, वो इरिवर्सिबल है। जबकि ये जो रिएक्शन है जिसमें इसकी आइसोमेराइजेशन हो रही है ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन रहा है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। यानी ये जो आइसोमेराइजेशन है ये फ्रुक्टोज से ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है एंड इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज। यानी दोनों जो आइसोमर्स हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल। दिस रिएक्शन इज नॉट अ रेट लिमिटिंग और रेगुलेटेड स्टेप। अब ये रिएक्शन जो रेट लिमिटिंग भी नहीं है और रेगुलेटरी स्टेप नहीं है ग्लाइकोलिसिस के लिए। While the first reaction जिसमें मैंने कहा कमिटेड स्टेप है, जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो रेट लिमिटिंग स्टेप है, उसको हम कमिटेड स्टेप भी कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट रिएक्शन होता है पाथवे का वो कमिटेड स्टेप है। कमिटेड मीन्स कि अब वो जो प्रोडक्ट जो बना है फर्स्ट रिएक्शन का, अब उसमें फॉरवर्ड जो है उसमें रिएक्शन होगा, वो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो सकता, देयरफॉर दैट इज कॉल्ड कमिटेड स्टेप। और उसको रेट लिमिटिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो हेक्सोकाइनेज है उसमें एंजाइम वो जो उसमें रोल प्ले कर रहा है, तो उसमें वो रेट लिमिटिंग भी है। स्लोएस्ट स्टेप है इस पाथवे का, तो रेट लिमिटिंग भी है। सेकेंड स्टेप जो है रेट लिमिटिंग नहीं है और रेगुलेटेड भी नहीं, ये सिर्फ एक आइसोमर बनते हैं और रिवर्सिबल स्टेप पे। Now the next step of the glycolytic pathway is the phosphorylation of fructose 6 phosphate. इस स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की फॉस्फोरिलेशन हो रही है। 6 पोजीशन पे एक फास्फेट का मॉलिक्यूल अटैच था पहले, और इस स्टेप में अब फर्स्ट पोजीशन पर एक और मॉलिक्यूल फास्फेट का अटैच हो गया, देयरफॉर दिस बिकम्स फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। 2 मॉलिक्यूल फास्फेट के अटैच हो गए इस कंपाउंड के साथ, तो अब इसमें ATP की कंजम्पशन है और इसमें जो एंजाइम है वो भी देखा जा सकता है, और कौन कौन से इसमें इनहिबिशन करवा सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। ATP ही इनहिबिट भी करवा सकते हैं और साइट्रेट भी इनहिबिट करवाएगा इस रिएक्शन को, वाइल AMP और फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट वो इसकी स्टिमुलेट करेंगे इस रिएक्शन को, या वो स्टिमुलेटरी रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये इसमें फिगर में हम देख सकते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, जिसमें फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। The next step of the glycolysis is phosphorylation of fructose 6 phosphate. This reaction is catalyzed by phosphofructokinase 1 and it is the most important control point of the glycolytic pathway. PFK1 is inhibited by elevated levels of ATP. It is also inhibited by citrate, which is an intermediate of the TCA cycle. Conversely, PFK1 is activated by high concentrations of AMP. यहाँ पर ATP और AMP को डिस्कस किया गया, उनकी जो कंसनट्रेशन हैं सेल में उसको डिस्कस किया गया। ATP की अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा है सेल में तो PFK1 जो एंजाइम वो इनहिबिट होगा, इट्स मीन कि वो पाथवे को फर्दर जो है उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, आगे जो रिएक्शंस है फर्दर वो नहीं होंगे। ऑलरेडी सेल में एनर्जी प्रेजेंट है ATP की फॉर्म में, while in the form of AMP मीन्स कि एनर्जी के लेवल्स लो हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट अगर सेल में उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो फिर इस एंजाइम को एक्टिवेट कराएगा कि फर्दर रिएक्शंस होने चाहिए।
This reaction or this point, this is also known as a control point, important control point, and it is a rate limiting step and first irreversible reaction है. This is also called committed step. तो इस लेवल पर ये जो एंजाइम है उसका जो उसकी इनहिबिशन और जो उसकी एक्टिवेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्टेप इज द क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. इस रिएक्शन में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की ब्रेकडाउन होती है और वो दो कंपाउंड्स में टूट जाता है. One compound is called glyceraldehyde 3-phosphate while the other is known as dihydroxyacetone phosphate. ये दोनों compounds interconvertible हैं and this reaction is the last step of the energy investment phase. Now at this point glyceraldehyde 3-phosphate अब जो next phase है glycolysis का उसमें enter हो जाता है. Next is the cleavage of fructose 1,6 bisphosphate. Aldolase cleaves fructose 1,6 bisphosphate to dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Now this enzyme aldolase इन दोनों compounds को कैटालाइज उसकी इनकी जो फॉर्मेशन है उसको कैटालाइज कर रहा है. This reaction is reversible and it is not regulated. Regulated step भी नहीं है और ये reversible भी नहीं है. दोनों कंपाउंड्स की इंटरकन्वर्जन के लिए एक और एंजाइम है which is called triose phosphorylations जो इन दोनों कंपाउंड्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करवा सकते हैं. अब इसकी इंटरकन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस स्टेप पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate की फॉर्मेशन होगी तो नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं उनमें एंटर हो जाएगा. Thus isomerization results in the net production of two molecules of glyceraldehyde 3-phosphate from the cleavage product of fructose 1,6 bisphosphate. Next reaction is the oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate. Now in this reaction glyceraldehyde 3-phosphate converts into 1,3-bisphosphoglycerate. ग्लाइकोलिसिस के जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें सबसे पहला रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. इस रिएक्शन में NAD कंज्यूम होता है और NADH प्रोड्यूस होता है. फास्फेट का मॉलिक्यूल भी उसमें ऐड होता है. NADH की फॉर्मेशन से NAD की जो अमाउंट है सेल में वो कम हो रही है. रिड्यूस अमाउंट इंक्रीज कर रही है और ऑक्सीडाइज अमाउंट डिक्रीज कर रही है. ऑक्सीडाइज अमाउंट अगर सेल में कम हो रही है इट्स मीन कि ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा. इट्स मीन कि NADH जब बन रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए. डेट मस्ट बी रीऑक्सीडाइज्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस. इसमें दो प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू NADH NAD में कन्वर्ट हो सकता है. एक एनारोबिक है और एक एरोबिक है. एनारोबिक में NADH कंज्यूम होगा फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट, वहाँ पे NAD की फॉर्मेशन होगी. सेकंड प्रोसीजर में एरोबिक है जिसमें NADH की जो प्रोडक्शन हो रही है ग्लाइकोलिसिस में जब वो ETC में जाता है तो वहाँ पे ATP की प्रोडक्शन होती है और रिड्यूस फॉर्म ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो जाती है. उस रिएक्शन में भी NAD की फॉर्मेशन होगी. तो ये दो रिएक्शंस हैं जिनसे NAD की जो एक नॉर्मल अमाउंट है सेल में वो फुलफिल हो जाती है. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस जिसमें NADH की फॉर्मेशन हो रही है और ये एनर्जी जनरेशन फेज में आता है ये रिएक्शन क्योंकि NADH बन रहा है इसमें और ATP बनेगा इस रिएक्शन से. Now what is mechanism of arsenic poisoning?
लास्ट जो हमने रिएक्शन देखा है जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, वहाँ पर फास्फेट का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है और एटीपी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। अगर वहाँ पे फास्फेट का मॉलिक्यूल ऐड ना हो और उस मॉलिक्यूल के साथ कोई और मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, फॉर एग्जांपल आर्सेनेट का कोई कंपाउंड है जो अटैच हो गया, तो उस सूरत में एटीपी की प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाएगी, एटीपी का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा और वो उस रिएक्शन को बाईपास कर जाएगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट में। जो एक सेंटर में जो रिएक्शन है इसके फर्स्ट ऑफ ऑल 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है और फिर वो 3 फास्फोग्लिसरेट में आता है। जो 1,3 वाला जो स्टेप है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट वो नहीं प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्टली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसीजर को हम एक पैथोलॉजी है एक ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन की, इसको हम कहते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लास्ट रिएक्शन, जो हमने लास्ट स्लाइड में रिएक्शन देखा है वो उसी से ही बनती है। Now synthesis of 2,3-bisphosphoglycerate in red blood cells. लास्ट स्लाइड में हमने देखा है कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का सिंथेसिस हो रहा है फ्रॉम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो होता है जब रेड ब्लड सेल्स में ये हो रहा होता है रिएक्शन, तो कुछ उसमें से ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, उसके लिए एंजाइम डिफरेंट है। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट is converted to 2,3 bisphosphoglycerate in RBCs, some amount of that compound, and 2,3 bisphosphoglycerate which is found only in trace amounts in most cells is present at high concentration in RBCs. इसका बेसिक फंक्शन है ये ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है टूवर्ड टिश्यूज उसको इन्हेंस करता है। 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट अल्टीमेटली हाइड्रोलाइज हो जाता है टू 3 फास्फोग्लिसरेट में। रिएक्शन वही रहेगा लेकिन कुछ उसमें से अमाउंट है, अगर ये आरबीसी में रिएक्शन हो रहा है तो उसमें से 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वो उसमें ऐसा कंपाउंड है डेट इंक्रीजेज ऑक्सीजन डिलीवरी, तो उसमें आरबीसीज में इसकी जो फॉर्मेशन है ये ज़रूरी होती है। Now the synthesis of 3-phosphoglycerate producing ATP. अब लास्ट जो फिगर है लिपनकॉड का उसमें आप देख सकते हैं कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कैसे कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरेट में और उससे फिर ATP प्रोड्यूस हो रहा है। अब दो मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो वो जब वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के स्टेप पे आता है तो वो ब्रेक डाउन उसका हो जाता है और वो दो मॉलिक्यूल्स बनाए 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब इस स्टेप पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जब कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों जब ये रिएक्शंस हो रहे हैं इट्स मीन कि हर रिएक्शन का अपना एक एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये दोनों एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वही कंज्यूम हो रहे थे जो फर्स्ट रिएक्शन जहाँ पर वो ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था। ये एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एनर्जी जनरेशन फेज में, और एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में स्टार्ट पे ग्लूकोज 6 फास्फेट जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था तो वही एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम हो रही थी। तो इन दिस वे ये जो एटीपी की जनरेशन है वो इस तरह हो रही है कि जैसे वो कंज्यूम हो रहा है वैसे ही उसकी फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे इस रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रही है और जो स्टार्ट पे जो रिएक्शन था वहाँ पे कंजम्पशन हो रही है। अब इस स्टेप पर जो एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, क्योंकि एटीपी जो है सबस्ट्रेट लेवल पे उसकी प्रोडक्शन हो रही है, जो फास्फोराइलेशन हो रही है फास्फेट का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है और एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है।
एनर्जी जो यूज़ हो रही है फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी वो विद इन दैट रिएक्शन, उसी रिएक्शन के अंदर से आ रही है। उसमें कोई ईटीसी चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है, उसमें कोई ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन नहीं है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन नहीं हो रही। तो एटीपी की जनरेशन के लिए एनर्जी उस रिएक्शन में से ही आ रही है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन रादर देन oxidative phosphorylation. Now the shift of the phosphate group from carbon number 3 to carbon number 2. लास्ट रिएक्शन में हमने देखा था कि 3 फास्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन हुई है। तो इस रिएक्शन में अब 3 फास्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट हो जाता है 2 फास्फोग्लिसरेट में, और इसमें एंजाइम जो इसको कैटालाइज कर रहा है दैट इज फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। रिवर्सिबल है ये रिएक्शन, ये इजीली जो है शिफ्ट करवा सकते हैं फ्रॉम 3 कार्बन टू 2 कार्बन एंड फ्रॉम 2 कार्बन टू 3 कार्बन। फास्फेट ग्रुप को इजीली मूव करवा सकते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड फ्रीली रिवर्सिबल। नाउ द डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फास्फोग्लिसरेट। अब इस स्टेप तक 2 फास्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन हो गई है। इसके बाद इनोलेज एंजाइम है जो कि इसको फर्दर इसकी रिएक्शन करवाएगा, वो इसको फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये कंपाउंड जो 2 फास्फोग्लिसरेट है ये इनोलेज की प्रेजेंस में फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूसिंग एटीपी। इस स्टेप पर फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होना है, लास्ट जो स्टेप है सेकेंड फेज का। The conversion of phosphoenol pyruvate to pyruvate is catalyzed by pyruvate kinase. इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम है that is called pyruvate kinase, and this reaction is third irreversible reaction of glycolysis. लास्ट जो रिएक्शंस हैं उनमें हमने देखा है, उसमें स्लाइड्स में मैंने मेंशन भी किया कौन कौन सा इरिवर्सिबल है और कौन सा रिवर्सिबल है। तो हमने पहले 2 इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो पढ़ ली हैं। अब ये जो है इस रिएक्शन इस स्टेप पर ये थर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है। व्हाट इज फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन? फीड फॉरवर्ड होती है मोस्टली, हमने फीड बैकवर्ड ही पढ़ी है रेगुलेशन। फीड फॉरवर्ड में फॉर एग्जांपल इन लिवर पायरुवेट काइनेज इज एक्टिवेटेड बाय फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी ग्लाइकोलिसिस का ही एक प्रोडक्ट है जो कि फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज रिएक्शन में बनता है। तो उस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो उसी रिएक्शन के किसी और सबस्ट्रेट को भी उसको रेगुलेट कर सकते हैं। दिस फीड फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ द मोर यू विल फीड बैक रेगुलेशन हैज़ द इफेक्ट ऑफ लिंकिंग द 2 काइनेज एक्टिविटीज़। इन दोनों रिएक्शंस में कि पहले वो जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन है और वो पायरुवेट काइनेज की फॉर्मेशन, पायरुवेट काइनेज उसको रेगुलेट करेगा, और यहाँ पे पायरुवेट की फॉर्मेशन को वो कैसे रेगुलेट करता है? ये एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा है। इंक्रीज फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज एक्टिविटी रिजल्ट्स इन एलिवेटेड लेवल्स ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। पीएफ के जो है पीएफ के 1 अगर उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इट्स मीन कि वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की अमाउंट को इंक्रीज कर देगा, और अल्टीमेटली फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। सो दिस इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन। नाउ अनदर पैथोलॉजी ऑफ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स एंड दैट इज पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। इस कंडीशन में पायरुवेट काइनेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता और फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और एटीपी की फॉर्मेशन भी ब्लॉक हो जाती है। और ऐसे सेल्स जो कि टोटली ग्लाइकोलिसिस पर डिपेंडेंट है कि एटीपी की प्रोडक्शन होगी तो इसी पाथवे के थ्रू होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं है और टीसी साइकिल नहीं हो सकता फॉर एग्जांपल इन आरबीसीज। तो उन सेल्स में अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट है तो एटीपी की जो डेफिशिएंसी हो सकती है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स की उनकी डेथ, उनका लाइसिस होगा, और इस तरह की हीमोलिटिक एनीमिया प्रोड्यूस हो जाएगा।
Now the reduction of pyruvate to lactate. एनारोबिक कंडीशंस में जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है वो उसका एंड प्रोडक्ट लैक्टेट है, और एरोबिक कंडीशंस में ग्लाइकोलिटिक पाथवे का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट है. अल्टीमेटली पायरुवेट जो है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है, और वो भी डीसी में शिफ्ट हो जाता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. और एनारोबिक कंडीशंस में ये लैक्टेट में कन्वर्ट होता है. Now the energy yield from glycolysis. First of all, anaerobic glycolysis. Anaerobic glycolysis में दो ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उसमें NADH का कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता, क्योंकि जितना NADH बनता है वो लैक्टेट की फॉर्मेशन में यूज़ हो जाता है. सो जो नेट प्रोडक्शन है वो सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स हैं ATP के. 2 molecules of ATP these are generated for each molecule of glucose, converted to 2 molecules of lactate, because lactate is the end product of the anaerobic glycolysis. So NADH की इसमें प्रोडक्शन कोई नहीं होती है anaerobic में. So this is the net production of. Now the next is aerobic glycolysis. The direct consumption and formation of ATP is the same as in anaerobic glycolysis. Anaerobic glycolysis में दो ATP के मॉलिक्यूल्स बने थे. Here in aerobic glycolysis यहाँ पर भी दो ही बनते हैं. नेट गेन दो मॉलिक्यूल्स हैं ATP के, लेकिन इसके साथ साथ दो मॉलिक्यूल्स NADH के भी बनते हैं, क्योंकि ये एरोबिक है और NADH की यहाँ पे कंजम्पशन नहीं होगी, लैक्टेट की फॉर्मेशन नहीं होती, इस वजह से NADH जो है वो यूज़ नहीं होता. तो नेट गेन जो है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का वो होता है 2 molecules ऑफ ATP और इसके साथ ही 2 molecules ऑफ NADH. सो अगर ATP की नेट गेन निकाला जाए तो इसमें से एक मॉलिक्यूल्स ATP के जनरेट होते हैं इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस. NADH के 2 molecules बनेंगे, तो 2 molecules जब ATC में जाते हैं तो एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, तो 2 NADH 6 प्रोड्यूस करेंगे, और 2 वैसे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 ATP फॉर ईच NADH मॉलिक्यूल एंड 2 फ्रॉम द ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन. तो टोटल जो उसका नेट बनेगा 8 molecules ऑफ ATP. These are generated from aerobic glycolysis.